मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमें मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ इंडियन स्क्रिप्चरल हिस्ट्री, प्राचीन वाङ्मयांतर्गत इतिहास के ऊपर भी अगर हमने कोई एक प्रश्न पत्र इंट्रोड्यूस किया तो आप देखिए कि जैसे हम कहते हैं कि त्रेता युग में रामायण या राम का अवतार और रामायण काल जो त्रेता युग 8,64,000 वर्ष का द्वापर है, 5,120 वर्ष कलयुग के निकले हैं, यानी 8,69,000 वर्ष पहले त्रेता युग समाप्त हो गया था। 21,25,120 वर्ष से लेके 8,69,120 वर्षों के बीच का जो कालखंड हम रामायण काल के लिए त्रेता युग मानते हैं, अगर केवल वाल्मीकि रामायण के एक उद्धरण पे ध्यान दें तो 2 स्थानों पर उन्होंने 4 दांत वाले हाथियों के वर्णन किए हैं। मॉडर्न आर्कियोलॉजी कहती है 4 टस्क्ड एलिफेंट्स, 4 टस्क्ड मैमथ्स 10 लाख साल पहले धरती से विलुप्त हो गए। यानी कि आज जितने फॉसिल्स मिल रहे हैं वो सारे 10 लाख वर्ष से पुराने हैं। 4 करोड़ वर्ष से लेकर 10 लाख वर्ष के बीच में जिस प्रकार के प्राणी पाए जाते थे, यदि उनका वर्णन पुरातात्विक दृष्टि से अगर वाल्मीकि रामायण में मिलता है तो कहीं न कहीं हमें उन दोनों विचारों को पढ़ाने की आवश्यकता है, जो इन दिनों इतने सारे आर्कियोलॉजिकल रेलिक्स हमको मिल रहे हैं जो अपनी इस पूरे प्राचीन हमारे वैभव को बहुत अच्छे से इंगित करता है। मैं थोड़ा उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन मुझे उसे बहुत अच्छा लगा। 4-6 महीने पहले वाल्मीकि रामायण में मेरा ध्यान गया कि जब भगवान राम लौटते हैं तो हनुमान जी जब भरत जी को सूचना देते हैं कि भगवान राम का विमान आने वाला है, वो चूंकि नंदीग्राम में कुटी बना के रह रहे होते हैं तो वो अपने मंत्रियों को बुलाकर कहते हैं कि यहाँ नंदीग्राम से अयोध्या तक सारे भगवान राम के साथ आने वाले जो भी अतिथि वानर आदि हैं वो सब के सब पैदल जाएंगे अयोध्या तक, इसलिए मार्ग चौड़े कर दो, समतल कर दो, कोई कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। वृत्ति पे काम कर यानी मजदूरी पे काम करने वाले हजारों श्रमिकों को लगाओ और वो कहते हैं कि बर्फ से ठंडे किए हुए पानी का छिड़काव करो। वहां शब्द है जो संस्कृत के हिम शीतेन वारिणः। आज भी विश्व के 250 देशों में कहीं भी सड़क पर बर्फ से ठंडे किए हुए पानी के छिड़काव की संस्कृति या सभ्यता नहीं विद्यमान है। और अगर वहां ये है तो मतलब कितना एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन हमारे देश का था कि जहां कम से कम लिपि में बद्ध ये है कि हिम शीतेन वारिणः, यानी कि तो कहीं न कहीं हमको हमारा चाहे सिविलाइजेशन है चाहे हमारा इतिहास है, अब आप देखें तो यानी कि उस समय शायद कैप्टिव आइस नहीं होगी क्योंकि रातों रात उतना बर्फ की नंदीग्राम से अयोध्या तक की सड़कों पर अगर ठंडा करके पानी छिड़कना था तो कोई हिमालय का ग्लेशियर तो लाए नहीं थे वहीं पर, यानी कि कैप्टिव आइस वहां रहती थी। तो मुझे लगता है अब थोड़ा सा आज के आधुनिक हम कालक्रम को देखें तो अभी तमिलनाडु में कोडुमनाल नाम का एक स्थान है। कोडुमनाल में अभी पिछले 50 वर्षों में आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस में एक पूरी इंडस्ट्रियल टाउनशिप एक्सकेवेट हुई है और वहां पर विट्रीफाइड क्रूसिबल्स निकले हैं, कांच की तरह चमकदार सरफेस वाले कड़ा इस्पात बनाने के। वहां स्टील मिल्स निकले हैं, वहां टेक्सटाइल मिल्स निकले हैं, वहां पर जेम प्रोसेसिंग, रत्नों के प्रोसेसिंग के कारखाने निकले हैं। अब आज हम कहते हैं कि ये जो विट्रीफाइड टाइल्स हैं इनके लिए शब्द प्रयोग करते हैं यूरो विट्रीफाइड टाइल्स, क्योंकि ये कांच की तरह सरफेस को चमकदार बनाने की प्रक्रिया वर्तमान में यूरोप में प्रारंभ हुई, इसलिए हम यूरो विट्रीफाइड टाइल्स कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ 2500 साल पुरानी अगर जो है विट्रीफिकेशन के प्रोसेस के इतिहास मिलते हैं तो मुझे लगता है कि जहां हम सिविल इंजीनियरिंग में या सिरेमिक केमिस्ट्री में हम अगर जो है विट्रीफिकेशन प्रोसेस का इतिहास पढ़ाते हैं तो हमें कहीं न कहीं यह इंगित करने की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ 2500 वर्ष पहले भी हमें विट्रीफिकेशन प्रक्रिया का बोध था। इसी प्रकार से हम आज देखें तो करीब करीब विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में आज के मॉडर्न डोमेन के जितने विषय क्षेत्र हैं उनमें से प्रत्येक का बहुत उन्नत मतलब जो है 2-3 उदाहरण में यहाँ और जोड़ देना चाहता हूँ कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की कितनी अच्छी जानकारी। आज किसी की अगर हार्ट बीट कम हो जाती है और वह जो है उसमें पेसमेकर लगा दे। पेसमेकर कुछ नहीं है, सिल्वर आयन बैटरी है। हमारे मोबाइल में लिथियम आयन बैटरी होती है, वो सिल्वर आयन बैटरी है और उस बैटरी से एक इलेक्ट्रोड
कनेक्ट करके और हृदय के अग्रभाग में पेरिकार्डियम में इंसर्ट कर देते हैं और उस सिल्वर आयन बैटरी से इतनी बिजली की आपूर्ति देते हैं कि हार्ट बीट जिसकी 40 आ गई वापस 70 आ जाए। हमारे यहाँ यजुर्वेद में एक मंत्र है, अग्निगुण हृदय नाशिनी गुण हृदय अग्रहण पशुपति प्रस्तुत, जिसका अर्थ है कि हृदय के अग्रभाग में विद्युत को धारण करो। कहने का मतलब यह है कि आधुनिक विज्ञान के इतने उदाहरण हमारे संपूर्ण प्राचीन वाङ्मय में मिलते हैं। जैसे आज हम कहते हैं कि इस पूरे कॉस्मोस में, जिसमें 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, अभी तक पता चलिए 20 खरब आकाशगंगा है, एक एक आकाशगंगा में 400 अरब के करीब तारे हैं। इस पूरे में 3/4 डार्क मैटर है और 1/4 ये पूरा सारे गैलेक्सीज बनी हुई हैं। हमारे यहाँ जैसे पुरुष सूक्त में आगे आता है त्रिपादूर्ध्व, तो वो त्रिपादूर्ध्व का मतलब कि त्रिपाद ऊर्ध्व में, त्रिपाद में यानी 3 टाइम्स जो है वो तो डार्क एनर्जी या डार्क मैटर है और बाकी के 1/4 में ये सर, मतलब कहने का मतलब यह है कि आज के समय में हमारी शिक्षा में यह संपूर्ण प्राचीन वास्तव है। और अपने देश के बाहर बहुत लोग काम कर रहे हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा उदाहरण लें, आज जब ये सिद्ध हो गया कि इस आकाशगंगा में, हमारी इस आकाशगंगा में 400 अरब तारे हैं और ऐसी 20 खरब से अधिक आकाशगंगाएं हैं, और हो सकता है कि मैंने अपनी बात प्रारंभ की उतनी देर में ब्रह्मांड में कोई नई आकाशगंगा बन गई हो और हो सकता है कोई आकाशगंगा ब्लैक होल में बदल गई हो। तो हमारे यहाँ जैसे नासदीय सूक्त है उसमें बड़े अच्छे से वर्णन आता है कि एक आकाशगंगा के विनष्ट होने के और नई के बनने के बीच में न दिशाएं थी न काल था। कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ रूपक के रूप में जो सारी बात है, अभी इन दिनों दुनिया भर में भारतीय वाङ्मय पर बहुत अनुसंधान हो रहा है। हमारे उपनिषदों में आता है वर्णन कि चेतना से महत तत्व की सृष्टि हुई, महत तत्व से ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। तो मॉडर्न साइंस कहती थी कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड आउट ऑफ कॉन्शियसनेस, लेकिन अभी प्रोफेसर स्टुअर्ट हैमरॉफ हैं अमेरिका में, प्रोफेसर पेनरोज हैं, ऐसे कई वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंटली ये स्थापित करने का प्रयास किया है कि मैटर कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना से पदार्थ निर्माण संभव है। इस बात पर उन्होंने किस तरह की उसमें इंटरवीनिंग इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होंगी और उससे मैटर की सृजन होगा, उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंटल पेपर से प्रेजेंट किए हैं। तो आज के समय में चाहे ब्रह्मांड रचना से लेके और सामान्य समाजशास्त्र, एक और उदाहरण मैं यहाँ रख के आगे बढ़ना चाहूंगा। जैसे एलिजाबेथ ब्लैकबर्न, इनको नोबेल प्राइज मिला। स्ट्रेस इंड्यूस्ड एजिंग क्यों होती है? तनाव के कारण कुछ लोगों में समय से पहले वृद्धावस्था के लक्षण क्यों उत्पन्न होते हैं? जिसको उन्होंने कहा जिनके क्रोमोसोम्स के ऊपर टेलोमर्स नाम की कैप होती है वो छोटी होती है, तो तनाव के कारण उनमें समय से पहले वृद्धावस्था के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, और जिनके टेलोमर्स लंबे होते हैं उनमें तनाव के बावजूद भी उनकी क्रोनोलॉजिकल एज से पहले वृद्धावस्था नहीं झलकती है। उसके बाद उन्होंने पढ़ लिया 2016 या 17 में कि योग में लिखा है कि दीर्घ श्वसन करने से व्यक्ति दीर्घायु प्राप्त करता है। तो उन्होंने एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया, टेलोमर्स को सलाइवा से मेजर किया जा सकता है। तो उन्होंने 2 समूह, एक पूरे समूह के टेलोमर्स मेजर किए, फिर उस समूह को 2 भागों में बांट दिया। एक समूह के लोगों को कहा कि आपको एरोबिक एक्सरसाइज करिए। योग में लिखा आधी घड़ी, तो उन्होंने 10 या 15 मिनट भी नहीं लिया, उन्होंने 12 मिनट लिया, आधी घड़ी यानी 24 मिनट की 1 घड़ी। एक समूह को कहा कि आपको एरोबिक एक्सरसाइज करिए, 90 दिन तक उन्होंने एरोबिक एक्सरसाइज 12 मिनट तक रोज सुबह कराई, और दूसरे समूह से 12 मिनट तक 90 दिन तक उन्होंने डीप ब्रीदिंग कराई। तो पाया कि डीप ब्रीदिंग करने वालों के टेलोमरेज में 43% इंप्रूवमेंट हुआ, और यह नेट पर अवेलेबल है, एलिजाबेथ ब्लैकबर्न का किया हुआ एक्सपेरिमेंट। तो आवश्यकता इस बात की भी है कि अगर एलिजाबेथ ब्लैकबर्न या प्रोफेसर स्टुअर्ट हैमरॉफ हमारे प्राचीन वाङ्मय के ऊपर विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कर सकते हैं, तो हम अपने देश में जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मतलब जो शिक्षण तंत्र है, वहां पर इस प्रकार के प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में हम क्यों नहीं कर सकते, इसके ऊपर भी हमें विचार करना चाहिए। तो और हमारे प्राचीन वाङ्मय में हर क्षेत्र में, आप चाहे हम अर्थशास्त्र को ले लें, तो सबसे सटीक अर्थशास्त्र की परिभाषा और अर्थशास्त्र का विवेचन प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र के जो है, ये हमारे धर्मशास्त्रों में
धर्मशास्त्र का एक अंग राज्यशास्त्र है। राज्यशास्त्र में अर्थशास्त्र भी सन्निहित होता है। जो है आपस्तम धर्मसूत्र से लेके व्यवहार मयूख से लेके कौटिल्य अर्थशास्त्र उसके बहुत बाद का है। और कौटिल्य के पहले करीब 2 दर्जन अर्थशास्त्र जो पहले से विद्यमान थे, उन सभी में जो है आज हम जैसे कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ है। तो जॉबलेस ग्रोथ है, रोजगार रहित जो है आर्थिक वृद्धि हो रही है। तो हमारी प्राचीन जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है वह रोजगार आधारित दी है। मनुष्याणाम वृत्तिर् अर्थ मनुष्यवती भूमिरित्यर्थः तस्य पृथिव्याः लाभ पालनोपाय शास्त्रम अर्थशास्त्रम इति। अर्थात मनुष्यों को वृत्ति रोजगार प्रदान करना, संपूर्ण भूमंडल जो मनुष्यों से आवासित है उन सब लोगों के योगक्षेम, योग यानी जो अब तक प्राप्त नहीं हुआ है वह प्राप्त हो, और जो मिला है उसकी सुरक्षा, उनके सबके योगक्षेम की व्यवस्था करना। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ विकेंद्रित उत्पादन की बात कही गई है। ऋग्वेद में पूंजी की परिभाषा बहुत अच्छी सटीक दी है। उन्होंने कहा है परिवार की उत्पादकीय संपत्ति पूंजी है। The productive assets of the family are capital। हमारी आज की आधुनिक अर्थशास्त्र की परिभाषा में हम कहते हैं कैपिटल इज द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन का उत्पादित साधन, यानी कि विकेंद्रित जो स्वामित्व जो पूंजी का होना चाहिए उस पर कहीं उसमें बात नहीं की। यहां तक कि कहा है ऋग्वेद में कि यदि राजा किसी व्यक्ति को दंड, कितना भी घोर दंड देना चाहे, लेकिन किसी भी स्थिति में उस परिवार की संपत्ति जो है, उसका जो कैपिटल है, उससे उस परिवार को च्युत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नहीं तो उसके स्त्री बच्चे आदि मतलब जो कैसे जीवन यापन करेंगे। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की जीवन वृत्ति, उसके लिए प्रोडक्टिव एसेट्स की व्यवस्था। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे राजनीति शास्त्र हो। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ अर्थशास्त्र की बात करते हैं, कामंदक नीति सार में अर्थ का बहुत उन्नत विचार किया गया है। इसी को अगर हम देखें, आज हमने ये कह दिया और मान लिया कुछ वामपंथी विचारकों की व्याख्या पे कि शूद्र शब्द क्षुद्र से बना है, जबकि वो क्षुद्र से नहीं बना है। अथर्ववेद में जो शब्दों का निर्वचन है उसमें आता है श्रमस्य स्वेदेन उत्पादनरत एव शूद्रः। श्रम के स्वेद यानी मेहनत के पसीने से मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन करने वाला शूद्र है। फिर कामंदक नीतिसार कहता है कि राजा जब नया नगर बसाए तो उसे शूद्र अधिक संख्या में बसाने चाहिए जो विभिन्न प्रकार की मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। वैश्य भी अधिक होने चाहिए जो उनका व्यापार करके राजा को कर चुकाते हैं, टैक्स पे करते हैं। और ब्राह्मण और क्षत्रिय राज्योपजीवी हैं, उनकी संख्या कम होनी चाहिए। तो शूद्र इस देश का माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल प्रोड्यूसर रहा है अरबों के आक्रमण के पहले। और इसीलिए महाभारत को अगर हम दृष्टिपात करें, महाभारत में शूद्र के लिए कहा है कि उसका काम क्या है, सशूद्र है संक्षिप्त तपा जितेंद्रिय सुश्रूषुर तिथिम। सुश्रूषुर तिथिम यानी अतिथियों की शुश्रूषा करना, यानी स्टेट गेस्ट, राजकीय अतिथियों को शूद्र की यहाँ मतलब हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करने की परंपरा महाभारत काल में रही है। तो कहने का मतलब है कि संपूर्ण वाङ्मय को उस दृष्टि से हमारे पुराणों में और वास्तु ग्रंथों में किस वर्ण की मकान में नापने की मेजरिंग थ्रेड किसकी होती थी, किस मैटर की होती थी, तो वो उसमें आता है ब्राह्मण से सूत्र। अलग अलग प्रकार के श्लोक हैं। ब्राह्मण से सूत्र दर्वजो, ब्राह्मण का सूत्र जो है कुशा का होता था। मुंजंतु तक क्षत्रिय से, मुंज का क्षत्रिय का होता था। कार्पासम जो भवित वैश्य, कपास का वैश्य का होता था। स्वर्ण निर्मितम शूद्र से सूत्रम, क्योंकि यह जो है अब एक इन दिनों आर्कियोजेनेटिक्स में भी बहुत अध्ययन हो रहे हैं, पुरानुवंशिकी में लोगों का डीएनए स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें अनेक रिसर्च पेपर्स इस बात पर प्रकाशित हुए हैं कि भारत में 70 पीढ़ी पहले इंट्राकास्ट मैरिजेस नहीं होती थी, एक ही जाति के अंतर्गत विवाह नहीं होते थे। जेनेटिकली ये कुछ रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं और इंटरनेशनल लेवल की अमेरिका, यूरोप की जर्नल्स में भी इस डीएनए स्टडी के ये परिणाम प्रकाशित हुए हैं। बल्कि हम ये कहते हैं, हमारा प्राचीन वैदिक भूगोल कहता है कि ये सारे अलग अलग महाद्वीप नहीं थे। गंगा नदी भी हिमालय के उद्भव के बाद उत्पन्न हुई। आधुनिक भूगोलवेत्ता भी यही बात कहते हैं और हमारे यहाँ भी गंगा के अवतरण के वर्णन मिलते हैं। तो भाई ये अलग अलग महाद्वीप नहीं थे, पूरा भूभाग, धरती एक ही भूभाग था।
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स सेपरेट नहीं। इन दोनों आर्कियोथेनेटिक्स में स्टडीज हुई हैं कि अंडमान के जो कुछ द्वीप हैं और पैसिफिक ओशन रीजन के जो द्वीप हैं उनमें रहने वाले जनजातियों के डीएनए में ऐसा साम्य प्रतीत होता है कि इनके कॉमन एंसेस्टर्स रहे होंगे। यानी कि 12 करोड़ साल पहले जिस समय धरती पर ये अलग अलग महाद्वीप नहीं बने थे, उस समय का जो आज का उनका डीएनए इस बात की गवाही दे रहा है कि दे हैड कॉमन एंसेस्टर्स। तो हम जो मैंने प्रारंभ में बात कही कि हमारा जो प्राचीन वांग्मय है वो उसके ऊपर आज के समय में अनुसंधान करने की भी आवश्यकता है। दो बातें इसके साथ और जोड़ के हम आगे बढ़ना चाहेंगे। तो हमारे प्राचीन वांग्मय के बारे में जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, इंडोनेशिया में और संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया में इतना अधिक 15वीं सदी से पहले, जैसे इंडोनेशिया में 15वीं सदी से पहले मजहबिन और राजेंद्र दो साम्राज्य थे। वहां संस्कृत और जावानी वहां की भाषाएं थी। वहां बिल्कुल हिंदू और बौद्ध दो प्रकार की सभ्यताएं रहती थी। जब 15वीं सदी में जिहादी आक्रमण हुआ तो बौद्धों ने तो उसका प्रतिकार ही नहीं किया, हम तो अहिंसक हैं, और इसलिए उन्होंने मरना स्वीकार किया और अंत में वो मतांतरण हो गया आज 85%। लेकिन आज भी वहां इतने सारे मंदिर पहले से विद्यमान हैं और वहां की सेना की पासिंग आउट परेड होती है तो हनुमान जी के एक विशाल प्रतिमा के आगे उनका शपथ ग्रहण होता है। तो हमारे कहीं ना कहीं इतिहास, सभ्यता, संस्कृति में यह जो बृहत्तर भारत है, ग्रेटर इंडिया है, इंडोनेशिया से लेकर आज दुनिया का सबसे बड़ा अगर धर्मस्थल कोई है तो अंकोर वाट कंबोडिया का। तो चाहे फिलीपींस को ले लें, वियतनाम को ले लें, चाहे मलेशिया को ले लें, वहां पर जो हमारी, या चाहे हम नेपाल में देखें तो जनकपुर वहां है, सीता जी का जन्म वहां हुआ था। लेकिन हमारे यहाँ हम उसको भी जनकपुर का वर्णन करते नहीं, या रामायण कालीन 41 स्थान श्रीलंका में विद्यमान है। और इसी प्रकार से संपूर्ण अफगानिस्तान में बौद्ध और हिंदू सभ्यता संस्कृति के इतने पुरावशेष हैं, और पाकिस्तान में इतने पुरावशेष हैं कि पाकिस्तान ने तो इन दिनों बुद्ध जयंती भी मनाना स्वीकार किया है। और वह जापान से दक्षिण पूर्व एशिया के सभी देशों में जब भी उनके कोई राष्ट्राध्यक्ष या विदेश मंत्री जाते हैं तो जो पाकिस्तान में बौद्ध मतकालीन जो विभिन्न पुरावशेष हैं वो उनमें से कुछ न कुछ आर्टिफैक्ट अपने साथ लेकर जाते हैं और वहां उपहार स्वरूप देते हैं, ताकि उन बौद्ध मतानुयायी देशों के बीच में कि हम तो एक बौद्ध देश का बड़ा प्राचीन उसकी सभ्यता और संस्कृति का केंद्र रहे हैं, इस बात को वे सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने इतिहास में यह जो संपूर्ण अफगानिस्तान तक, खास करके इंडोनेशिया से अफगानिस्तान तक इतने पुरावशेष फैले हुए हैं। उदाहरण के लिए कनिष्क चाहे कुषाण था लेकिन बौद्ध मतानुयायी था, और उसका राज्य जो है इधर पाटलिपुत्र से लेकर और इधर पेशावर और पेशावर से ऊपर अजरबैजान वगैरह जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक था। और उसने एक जो उस समय बौद्ध स्तूप बनाया था पेशावर में, वो 700 फीट ऊंचा था। और जब अल बेरूनी आया था 14वीं सदी में, तो उसने भी अपनी पुस्तक तवारीख हिंद में लिखा है कि 14वीं सदी में वो जो 1950 साल पहले कनिष्क के काल में जो बौद्ध स्तूप वहां बना था उसके अवशेष उसने देखे। और आज भी पाकिस्तान में शाजी की ढेरी नाम का जो छोटा सा खंड है उसके लिए यही कहा जाता है कि यहाँ पर वह 1950 साल पुराना बौद्ध स्तूप रहा है। तो आज के समय में हमारी शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या जो हमारी आज की पीढ़ी अपने उस पुराने वैभव से लगभग